इख्तिदार का जो हुसूल है वो जिद का बायस बन गया इस सियासत में। हम गुज़िश्ता 3.5-4 साल भी देखें जहां मामलात चलाने की बजाय ज़्यादा कोशिश में हमें मामलात इसलिए अटकते दिखाई दिए कि पार्लियामान इफेक्टिव नहीं हो सका जिस तरह पार्लियामान ने इफेक्टिव होना था। हर मामला अदालत में जाता है। अब मैं 3.25 साल की तो बात नहीं करूंगी, हम सिर्फ 3.5-4 महीने की बात करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर अब तक जो तलखी है, जो सियासी अदम बर्दाश्त है और जो एतमाद एक दूसरे पे नहीं है, ज़रूरत डायलॉग की है, कोई इम्कानात हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर का मुतालिया करें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मामलात क्यों हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 अजीब व गरीब किस्म की नस्लें हैं जो वो काबज़ है हुई हैं। एक हमारी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है कि जो सदियों से चली आ रही है, जो पुरानी थी वहाँ पर, उसी का हिसाब से उसका गलबा है। दूसरा उसके साथ साथ हमारा मजहबी तबका है, और तीसरा रिसेंटली जो है इसके अंदर इंडस्ट्रियल तबका जो है उसके अंदर दाखिल हो गया। इन तीनों के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई शख्स जो है उनके खिलाफ किसी किस्म की गुफ्तगू करे। गांव का चौधरी पंचायत का फैसला अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता। मौलवी जो उसके अंदर मौजूद होता है, उसका मुखालफ जो है वो काबिल गर्दन ज़दनी होता है, वो काफर होता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिसेंटली आया है, वो फिनोमेना 1600 के बाद आया है, उसके अंदर भी होता है कि जो यूनियनिस्ट उठेगा, जो ट्रेड यूनियन उठेगा, उसको उठाओ, भट्टी के अंदर फेंक दो, उसके अंदर पटे के अंदर डाल दो। इसलिए ये हमें ऑब्वियस अब हुआ है। लेकिन आप गुज़श्ता सिर्फ 30 साल की तारीख निकाल के देख लें, कौन है जिसने बोलने दिया है किसी अदालत को? कौन है जिसने बोलने दिया है किसी अपने सबॉर्डिनेट को? कौन है जिसने आवाज़ें नहीं दबाई? आप खुद सोचें कि 1973 ऑनवर्ड बलूचिस्तान की और उसकी असेंबली जो टूटी है, उसके बाद आर्मी एक्शन हुआ है वहाँ पर, तो क्यों हुआ था? ज़ाती इनाह की वजह से हुआ। 35 पोलिटिकल वर्कर्स, बड़े बड़े लोग, जिसमें ख्वाजा रफीक से लेके अपना समझ चकदई से लेके इस्माइल शमसी मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? फिर उसके बाद जब एक और बीच में एक क्लास पैदा हो गई है जिसको हम मिलिट्री एलीट कहते हैं, वो भी लैंडेड डेमोक्रेसी हो गई है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारी वो बदल दी है, सारी की सारी जो नंबरदारी बदल दी है। अब आम नंबरदार भी है, वो लोग नंबरदार बन गए हैं गाँव के अंदर, क्योंकि उनके पास 2.5-3 मरबे हैं। ये है एटीट्यूड। कल ये तीनों चारों आपको इकट्ठे मिले होंगे और तीनों चारों की आंखों में वो गुस्सा था। ये लोग, ये हमारे बारे में फैसला करते हैं, ये लोग, इनकी जुर्रत, ये लोग जिनको हमने कभी लगाया था, ये लोग जो हमारे हमसे पैसे लेके कभी वकालतें किया करते थे, जिनके चैम्बर्स में से हमने बंदे सेलेक्ट किए और यहाँ पर बिठा। ये है एटीट्यूड बुनियादी तौर पर, और ये एटीट्यूड हमें किसी तौर पर कहीं का रहने नहीं दे रहा। हमारे अंदर एक फ्यूडलिज्म है, हमारे अंदर एक इंडस्ट्रियल लॉर्ड बैठा हुआ है, और हमारे अंदर एक रिलीजियस पंडित बैठा हुआ है कि जो चाहे करता है। ये है हमारा क्राइसिस। अब आप देख लें कि अब, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये पहली दफ़ा घबराए क्यों हैं? पहली दफ़ा इनका मुकाबला एक ऐसी पढ़ी लिखी यूथ के साथ हो चुका हुआ है कि जिसका ये सामना नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसका मुकाबला नहीं कर पाते। जी, और या साहब जी देखिए, मैं आर्टिकल 190 पढ़ लेता हूँ। All executive and judicial authority throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. ये एक बाइंडिंग क्लॉज है। Shall act in aid of Supreme Court, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट, अब देखें ना, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है कि तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फंक्शंस इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। आप देखें, किसी भी नोटिफिकेशन पे मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते, किसी भी कागज़ पे वज़ीर आला के दस्तखत नहीं होते, या चीफ सेक्रेटरी के होते हैं या सेक्रेटरी के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारे चीफ सेक्रेटरीज को या इसको बुला के कहेगी कि आप ये फंक्शन इंप्लीमेंट करें, तो इंप्लीमेंट करेगा, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कॉल कर लेगी। तो ये है असल बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पावर। आपको याद होगा कि एक ज़माने के अंदर यही पावर सज्जाद अली शाह ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और चूंकि मैं उस ज़माने में कोयटा में होता था, वो सारा केस हमने अपनी आंखों से साथ देखा था। वो जस्टिस खलील रहमान साहब और जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिर, और मुझे याद है रात को कोयटा में जहाज़ नहीं उतरता था, रात को 5:30 बजे, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग नहीं, एक जहाज़ आया था, उसमें मरहूम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे, क्या नाम था उनका, तारड़ साहब, वो तशरीफ़ लाए थे, और फिर उसके बाद वो केस चला था। और आपको याद होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर वो बंद था। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे वहाँ पर। तो रात को ताला तोड़ के वो पिटीशन निकाली गई थी, कोई सज्जाद अली शाह ने ताला लगा के वो ले गए थे।
तो उस वक्त पूरी की पूरी जो थी ना वो मामला जो था वो खिलाफ हो गया था सुप्रीम कोर्ट के। यहां तक कि जहांगीर करामत को उन्होंने लिखा तो जहांगीर करामत ने एक फाइल मूव कर दी थी सेक्रेटरी डिफेंस को कि जनाब बॉस बताएं क्या करूं। तो वो बॉस हो गया था, तो वो बॉस जो था उसको बॉस मान लिया गया था। तो इस तरह अगर तो ऐसी कोई खड़पड़ है भट्टी साहब फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना तो अगर चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को बुला के कहेंगे तो अगले दिन वो गोल बोरे बिस्तर अगले दिन गोल कर देंगे। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है इसमें 3 अजीबोगरीब किस्म की नस्लें हैं जो वो काबज है हुई हैं। एक हमारी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है कि जो सदियों से चली आ रही है, जो पुरानी थी वहाँ पर उसी का हिसाब से उसका गलबा है। दूसरा उसके साथ साथ हमारा मजहबी तबका है, और तीसरा रिसेंटली जो है इसके अंदर इंडस्ट्रियल तबका जो है उसके अंदर दाखिल हो गया। इन तीनों के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई शख्स जो है उनके खिलाफ किसी किस्म की गुफ्तगू करे। गांव का चौधरी पंचायत का फैसला अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता, मौलवी जो उसके अंदर मौजूद होता है उसका मुखालफ जो है वो काबिल गर्दन ज़दनी होता है, वो काफर होता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिसेंटली आया है वो फिनोमेना 1600 के बाद आया है, उसके अंदर भी होता है कि जो यूनियनिस्ट उठेगा, जो ट्रेड यूनियन उठेगा उसको उठाओ भट्टी के अंदर फेंक दो, उसके अंदर पटे के अंदर डाल दो। इसलिए ये हमें ऑब्वियस अब हुआ है, लेकिन आप गुज़श्ता सिर्फ 30 साल की तारीख निकाल के देख लें, कौन है जिसने बोलने दिया है किसी अदालत को, कौन है जिसने बोलने दिया है किसी अपने सबॉर्डिनेट को, कौन है जिसने आवाज़ें नहीं दबाई। आप खुद सोचें कि 1973 ऑनवर्ड बलूचिस्तान की और उसकी असेंबली जो टूटी है उसके बाद आर्मी एक्शन हुआ है, वहां पर तो क्यों हुआ था? ज़ाती इनाह की वजह से हुआ। 35 पॉलिटिकल वर्कर्स बड़े बड़े लोग जिसमें ख्वाजा रफीक से लेके अपना समझ चकदई से लेके चौली शमसी मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? फिर उसके बाद जब एक और बीच में एक क्लास पैदा हो गई है जिसको हम मिलिट्री एलीट कहते हैं, वो भी लैंडेड डेमोक्रेसी हो गई है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारी वो बदल दी है, सारी की सारी जो नंबरदारी बदल दी है। अब आम नंबरदार के वो लोग नंबरदार बन गए हैं गांव के अंदर, क्योंकि उनके पास 2.5-3 मरबे हैं। ये है एटीट्यूड। कल ये तीनों चारों आपको इकट्ठे मिले होंगे और तीनों चारों की आंखों में वो गुस्सा था। ये लोग ये हमारे बारे में फैसला करते हैं, ये लोग इनकी जुर्रत, ये लोग जिनको हमने कभी लगाया था, ये लोग जो हमारे हमसे पैसे लेके कभी वकालतें किया करते थे, जिनके चैम्बर्स में से हमने बंदे सेलेक्ट किए और यहां पर बिठा। ये है एटीट्यूड बुनियादी तौर पर, और ये एटीट्यूड हमें किसी तौर पर कहीं का रहने नहीं दे रहा। हमारे अंदर एक फ्यूडलिज्म है, हमारे अंदर एक इंडस्ट्रियल लॉर्ड बैठा हुआ है, और हमारे अंदर एक रिलीजियस पंडित बैठा हुआ है कि जो चाहे करता है। ये है हमारा क्राइसिस। अब आप देख लें कि अब, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये पहली दफा घबराए क्यों हैं? पहली दफा इनका मुकाबला एक ऐसी पढ़ी लिखी यूथ के साथ हो चुका हुआ है कि जिसका ये सामना नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसका मुकाबला नहीं कर पाते जी। और या साहब जी देखिए, मैं आर्टिकल 190 पढ़ लेता हूं। ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी थ्रू आउट पाकिस्तान शिल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक बाइंडिंग क्लॉज है। शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट अब देखें ना, एक और चीज है कि तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फंक्शंस इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। आप देखें किसी भी नोटिफिकेशन पे मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते, किसी भी कागज पे वज़ीर आला के दस्तखत नहीं होते, या चीफ सेक्रेटरी के होते हैं या सेक्रेटरी के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारे चीफ सेक्रेटरीज को या इसको बुला के कहेगी कि आप ये फंक्शन इंप्लीमेंट करें तो इंप्लीमेंट करेगा, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कॉल कर लेगी। तो ये है असल बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पावर। आपको याद होगा कि एक ज़माने के अंदर यही पावर सज्जाद अली शाह ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और चूंकि मैं उस ज़माने में कोयटा में होता था, वो सारा केस हमने अपनी आंखों से साथ देखा था। वो जस्टिस खलील रहमान साहब और जस्टिस नासिर असलम साहब, और मुझे याद है रात को कोयटा में जहाज़ नहीं उतरता था, रात को 5:30 बजे, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग नहीं, एक जहाज़ आया था, उसमें मरहूम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे, क्या नाम था उनका, तारड़ साहब, वो तशरीफ लाए थे, और फिर उसके बाद वो केस चला था। और आपको याद होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर वो बंद था। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे वहाँ पर। तो रात को ताला तोड़ के वो पिटीशन निकाली गई थी, कोई सज्जाद अली शाह ने ताला लगा के वो ले गए थे। तो उस वक्त पूरी की पूरी जो थी ना, वो मामला जो था वो खिलाफ हो गया था सुप्रीम कोर्ट के।
यहां तक कि जहांगीर करामत को उन्होंने लिखा तो जहांगीर करामत ने एक फाइल मूव कर दी थी सेक्रेटरी डिफेंस को कि जनाब बॉस बताएं क्या करूं। तो वो बॉस हो गया था, तो बॉस जो था उसको बॉस मान लिया गया था। तो इस तरह अगर तो ऐसी को खड़पड़ है भट्टी साहब, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना तो अगर चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को बुला के कहेंगे तो अगले दिन वो गोल बोरा बिस्तर अगले दिन गोल कर देंगे।